गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी जनरल कैरेक्टर्स। तो एल्गी जनरल कैरेक्टर्स में हम यह देखेंगे कि एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं और क्या उनके फीचर्स पाए जाते हैं। एल्गी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण एल्गी के हम यहाँ पर देखेंगे। थैलोफाइटा ग्रुप। थैलोफाइटा ग्रुप से मतलब हो गया कि ऐसे प्लांट जिनमें प्लांट बॉडी नहीं मिलती, मतलब कि रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, केवल एक थैलोइड प्लांट बॉडी पाई जाती है जिसे थैलस कहते हैं। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन रूट स्टेम और लीफ इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इनको हमने थैलोफाइटा ग्रुप में रखा है। जैसे कि एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, ये इसमें आते हैं। एल्गी एंड फंजाई, इनको हम इसमें रखेंगे। आइक्लर। सबसे पहले आइक्लर ने 1886 में थैलोफाइटा ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा था। जो थैलोफाइटा थे, अब थैलोफाइटा तो वो हो गया जिसमें कि टू रूट स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होती है और थैलोइड प्लांट बॉडी पाई जाती है, थैलस मिलता है इसमें। तो अब आइक्लर ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर थैलोफाइटा ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो था इसमें एल्गी और दूसरा फंजाई, क्योंकि दोनों ही थैलोइड प्लांट बॉडी पाई जाएंगी। ट्रू रूट स्टेम और लीफ इसमें एब्सेंट होती है। एल्गी, एल्गी का भी यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है कि ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक से मतलब होता है स्वयंपोषी, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खुद अपना न्यूट्रिशन बनाती है, फूड सिंथेसिस करती है, तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें मिलते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें पाए जाएंगे और इस तरह से ये होता है और ऑटोट्रॉफिक इसकी नेचर होती है। जबकि यहाँ जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक या परपोषिक होती है फंजाई। फंजाई में क्या होगा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो नहीं पाए जाते, जिसके कारण अब वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी दूसरे प्लांट से या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, इनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। कोई प्लांट हो सकता है लिविंग या नॉन लिविंग, और इसके अलावा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। या इसके अलावा पैरासाइट नेचर इसकी पाई जाती है। तो इस तरह से यह फंजाई है जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें, और जबकि एल्गी में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एल्गी टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अब यहाँ देखते हैं कि एल्गी टर्म का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसके में हम देखेंगे कि लैटिन वर्ड है एल्गा। एल्गा मतलब होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार। तो लैटिन लैंग्वेज में समुद्री खरपतवार को एल्गा कहते हैं और इससे इस वर्ड की, एल्गी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से एक टर्म आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का देखते हैं तो ये मिलकर के बना होता है दो शब्दों से, फाइकोस प्लस लोकोस। फाइकोस का मतलब होता है, यह एक ग्रीक वर्ड होता है फाइकोस, जिसका मतलब होता है सीवीड। सीवीड मतलब समुद्री खरपतवार हो गया फाइकोस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इस तरह से दोनों शब्दों को मिला करके फाइकोलॉजी शब्द बना है। कि फाइकोलॉजी क्या हो गया, फाइकोस प्लस लोगोस, स्टडी ऑफ एल्गी। तो जो सी वीड्स या एल्गी की स्टडी होती है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, कि एल्गी के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं जिससे कि एल्गी को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहला है इसमें मोस्ट एल्गी एक्वेटिक, लेकिन कुछ एल्गी अन्य हैबिटेट में भी रह सकती हैं। जो मोस्ट एल्गी होती है, सबसे ज़्यादातर जो एल्गी मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर या वाटर में ही उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो दूसरे हैबिटेट, आवास में भी रह सकती हैं। इसी तरह से पिगमेंट, एल्गी में पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीसरा है क्लोरोफिल के अलावा अन्य पिगमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल तो मिलेगा ही, इसके अलावा दूसरे भी पाए जाते हैं जिसके कारण जैसे येलो एल्गी, ब्राउन एल्गी, इस तरीके के कलर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरे पिगमेंट्स ही पाए जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट होने के कारण एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है।
अब क्या, जो ज्यादातर एल्गी है, सभी मेंबर्स पानी में ही ग्रो करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट होती है इनकी। तो इस कारण क्या होता है, अब जो इसमें वैस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे संवहन तंत्र वैस्कुलर सिस्टम में आता है जाइलम, फ्लोएम। तो जो जाइलम और फ्लोएम है वो इसमें डेवलप नहीं होता है। इसका कारण ही है कि जाइलम वैस्कुलर सिस्टम तब डेवलप होता है जब उसे वाटर एब्जॉर्प्शन करना होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन करना होता है। लेकिन जो ये एल्गी है वो कम्प्लीटली पानी के अंदर ही है, तो इसलिए इसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लांट बॉडी, थैलॉइड होती है। जो प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड पाई जाती है, इसलिए इसे थैलोफाइटा भी कहते हैं। यूनिसेलुलर होने पर भी थैलस कहलाते हैं। अगर यूनिसेलुलर एल्गी है तो उसके बावजूद भी इसे थैलस ही कहेंगे। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि एक ही कोशिका पूरे थैलस की तरह काम करेगी, फोटोसिंथेसिस भी करेगी, रिप्रोडक्शन भी करेगी, सारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उस एक ही कोशिका में होते हैं, तो इसलिए उसे थैलस ही कहेंगे। टिश्यू डिफरेंशिएशन इसमें एब्सेंट होता है, जैसे कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता। सेल वॉल इसमें सेलुलोज की बनी हुई होती है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इसमें पाए जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनसे यह आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। स्टेराइल जैकेट इसमें एब्सेंट होती है। स्टेराइल जैकेट उन प्लांट्स में पाई जाएगी जो कि जमीन पर ग्रो करते हैं, जहाँ पे थोड़ी ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन जो एल्गी है वो एक्वेटिक हैबिटेट की है, तो इस कारण वहाँ पर स्टेराइल जैकेट या जो बंधे जैकेट होती है, जो कवरिंग होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास जैकेट पाई जाती है जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीन प्रकार का पाया जाता है, वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कायिक, एसेक्सुअल होता है अलैंगिक और सेक्सुअल होता है लैंगिक। तो ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखे जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब यहाँ हम देखते हैं कि जूस्पोर और एप्लाइनोस्पोर के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं एल्गी में। एक तो हो गया जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल से मतलब हो गया कि चल बीजाणु, ये इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जिससे यह है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एप्लाइनोस्पोर क्या होते हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, ये एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं और मूव नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीन तरह का देखा जाता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस। आइसोगेमस क्या होगा, समयुग्मकी। समयुग्मकी से मतलब होता है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो सिमिलर साइज एंड शेप के होते हैं। एनाइसोगेमस जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग साइज शेप के होते हैं। और ऊगेमस या विषम युग्मकी, इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज में बड़ा होता है और जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का देखा जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि गैमेट फ्यूजन के बाद जायगोट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही रहता है। जब गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, अब जायगोट का फॉर्मेशन होगा, तो वो उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रहेगा और वहीं पर ही उसका डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो यहाँ पे तीन तरह की पीढ़ी एकांतरण देखी जाती है। फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक एगोनिट की, जिसमें जो मेन जनरेशन होगी, जो मुख्य पीढ़ी होती है वो हैप्लॉइड होती है। दूसरा है डिप्लॉन्टिक द्विगुणित की, मुख्य पीढ़ी होगी वो डिप्लॉयड होती है। और फिर तीसरा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इसमें दोनों फेज पाई जाएंगी, एक डिप्लॉयड भी होती है और हैप्लॉइड भी होती है। तो इस तरह से इसमें पाया जाता है। तो ये हमने इसके जो एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर देखे। थैंक यू।